आज हम बात करेंगे एक कत्ल केस के हवाले से जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को महज इसलिए कत्ल कर देता है कि वो बहस में उससे इख्तलाफ करता है, और यही नहीं, सियासत पर बहस होती है, दूसरा दोस्त इख्तलाफ करता है और पहला दोस्त जो है वो पिस्तौल निकाल कर अपने दूसरे दोस्त को, कमरे में मौजूद दोस्त को कत्ल कर डालता है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस हॉस्टल में जहां जवाद को सैफ ने महज सियासी इख्तलाफ पर, छोटी सी बहस पर कत्ल कर डाला। मेरे साथ मौजूद हैं वार्डन यहाँ के दिलावर ख़ान साहब। उनसे मालूम करते हैं कि असल में वाक़या क्या हुआ था। चूँकि जो मकतूल है वो करक से ताल्लुक़ रखता था, उसकी डेड बॉडी यहाँ से उसके वालिदैन ले गए हैं और वहीं उसकी तदफीन की गई है। तो हम आए हैं हॉस्टल ताकि पता कर सके कि वाक़या हुआ क्या था। वार्डन दिलावर ख़ान साहब हमें बताएंगे। सर, ये बताइएगा कि वाक़या क्या हुआ था उस दिन, क्या सूरत हाल क्या बनी? वाक़या ये था कि सुबह हम नमाज़ पढ़ते थे, सहरी किया, नमाज़ पर बैठे थे, उधर से आवाज़, गोली का आवाज़ आ गया। हम ऊपर आए, उसके सैफ नहीं है, सैफ के साथ वो गोद में बैठा था और रो रहा था कि इसको ले जाओ अस्पताल। हम, वो भी मेरे साथ था, सैफ भी मेरे साथ, हम लोग सारे अस्पताल गए। ये लड़के सारे हमारे साथ थे। उधर जो सैफ ने ख़ुद अस्पताल में पुलिस के हवाला किया। पुलिस को ख़ुद मैंने जान दी कि मैंने, मुझसे गलती हुआ है, मुझसे गलती से गोली चली है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये कितने टाइम से जवाद और सैफ यहाँ पर रहते थे? सैफ तो 1.5 साल से रहते हैं और जवाद 3 महीने से रहते हैं। तो इनमें क्या लड़ाई होती थी, दोस्ती थी, क्या जरा माहौल बताएं? ये दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, आपस में ना कोई शू हुआ है, ना बात तेज़ हुआ है, कभी ज़रूरत में कभी भी। इन लोगों आज शहरी, उन लोगों ने इकट्ठा शहरी भी किया है किचन में हमारे साथ। बस ऊपर आ गया, बस तो गलती से उससे पिस्टल जो लिया तकरीबन, किधर से उसने बोला मैंने लिया है, पता नहीं किधर से लिया, उसने ऐसा ऐसा किया, उसे गोली चली है। नहीं, सैफ क्या कहता है कि एक तो हॉस्टल में पिस्तौल रखने की तो इजाज़त नहीं है ना, असलहा रखने की। तो ये बताएं कि क्या उसको कभी चेक नहीं किया कि सैफ के साथ कॉलेज है ना, 10 मिनट बाद भी जाते हैं। आज 10 मिनट बाद हर वक्त जब सामान लाते हैं हम चेकिंग करते हैं। ये साथ कॉलेज हर वक्त तो हम लोग ये चेकिंग नहीं कर सकते ना। ये लड़के अभी खाने के लिए निकलते हुए फिर ये भी बुरा मांगते हैं कि हम लोग इस जगह का रहने वाले तो रोज़ाना मुझे वहाँ चेकिंग करते हैं। अच्छा। हाँ। जब सैफ ने उसको कत्ल कर दिया था तो उस वक्त तो उसमें जान थी ना जवाद में, तो सैफ क्या कह रहा था? सैफ बोले इसको बचाओ, मुझसे गलती हो गई, वो रो रहा था। अच्छा। पुलिस कहती है कि ये दोनों दोस्त थे, ये सच है? ये दोस्त है, हाँ, कॉलेज में इधर कमरे में दोस्त बने। अच्छा। हाँ। तो सर, सैफ ने ये एतराफ़ किया है कि मैंने इसको, और सैफ ने ये नहीं बताया कि वजह क्या बनी? बाज़ दफ़ा होती है ना कि लड़ाई थी, किसी लड़की का मामला था, कोई इशू इसमें नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो सैफ ने क्या कहा, क्यों मैंने बस गलती से लगा हुआ है, हाँ, गलती से। लेकिन पुलिस का तो ये बयान है कि जो सैफ और जो जवाद है वो आपस में सियासी कोई बहस कर रहे थे, उस पर इख्तलाफ। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सियासी बात से उनको सैफ से जब मैं पहले मिले हुआ अस्पताल जब तक, तो सियासी बात हम लोगों ने नहीं किया बिल्कुल। अब हम जाएंगे हॉस्टल के उस कमरे में जहाँ सैफ और जवाद दोनों दोस्त रहा करते थे। दोनों की खूब दोस्ती थी और आपस में वो घुल मिल कर रहते थे। सैफ और जवाद ने उस रोज़ सहरी भी इकट्ठे की थी। अगर कैमरामैन सिद्दीक बंगश दिखा सके तो ये वो कमरा है जहाँ पर इस वक्त सैफ और जवाद की किताबें पड़ी नज़र आ रही है, बैग पड़ा हुआ है। इस तरह जवाद के और सैफ के कपड़े भी यहाँ पर लटके हुए हैं, जो बता रहे हैं कि दोनों तालिब इल्म जो थे, लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, वो मिलजुल कर ख़ासी हद तक गपशप भी किया करते थे, इकट्ठे रहते थे। अब हम अगर बात करें वाक़े की रोज़ की, तो वाक़े के रोज़ के मुताबिक यहाँ जो लोग हैं, वाक़े के रोज़ यहाँ जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि सहरी उन्होंने इकट्ठी की थी जिसमें जवाद और सैफ दोनों थे और हंसी का माहौल था, हंसी खुशी उन्होंने इकट्ठे सहरी की। लेकिन कुछ देर बाद ही इधर अजानें शुरू हुई हैं और इस कमरे से अचानक फ़ायर की आवाज़ आती है। और जब ये लोग अंदर कमरे में आते हैं, इस कमरे में, तो चूँकि यहाँ पर 4 बच्चों की गुंजाइश है, 4 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, लेकिन उस दिन 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। इन दोनों ने भी उस दिन चले जाना था अपने घरों को। हम बात करेंगे मुतल्लिका थाने के SHO ज़ैनुद्दीन साहब से। उनसे मालूम करेंगे कि असल में वाक़या हुआ क्या था। सर, ये बताइएगा कि वाक़या क्या हुआ है, कत्ल की वजह क्या थी और पुलिस ने क्या किया? बात दरअसल इस तरह थी कि 17 तारीख़ को सुबह जब हमने सहरी की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए तो किसी ने कॉल की कि यार इधर मर्डर हो चुका है ये कश्मीर रेजिडेंसी हॉस्टल में।
तो फ़ौरन मैंने नफरी लेके उधर पहुंच गया। तो उधर पे मुझे मालूमात हुआ कि यार दो दोस्त थे, सैफ़ अली और जवाद अहमद। जवाद अहमद मकतूल था और सैफ़ अली मुलज़िम था। तो जवाद अहमद को सैफ़ अली ने पिस्टल से फायरिंग करके मारा था। हमने मालूमात की तो पता चला कि ये दोनों दोस्त थे, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। सैफ़ अली मुलज़िम जो है वो 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट था और जवाद अहमद जो था वो 1st सेमेस्टर लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। और दोनों बेहतरीन दोस्त भी थे, एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थे, कोई तीसरा उसके पास था भी नहीं। दोनों गपशप लगा रहे थे और गपशप में वो मौज़ुबानी तकरार हो के एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और सैफ़ अली ने पिस्टल निकाल कर, अपने बैग से पिस्टल निकाल कर उसको मारा था। तो हमने बहुत कोशिश की, एफ़र्ट्स की। सैफ़ अली तो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उस पर मौका पर पकड़ लिया, पिस्तौल भी बरामद किया, खोल भी बरामद किया और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी सब इंशाल्लाह हमने भरपूर तरीके से की। एसएचओ साहब ये बताइएगा कि उस कमरे में और भी स्टूडेंट से किसने इत्तला दी कि ये कत्ल हो गया है? और आया जो आप बात कर रहे हैं कि बहस हो रही थी, तो क्या इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि शोर की आवाज़ थी अंदर से? ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा। मैम, जब फायर हुआ है हॉस्टल में तो ज़ाहिरी बात है, एक हॉस्टल तो घर जैसा होता है, तो हर किसी ने दौड़ लगाई कमरे को कि यार क्या हुआ है। तो पता चला है कि यार इस तरह का वाक़या हुआ है। तो हॉस्टल वार्डन ने हमें इत्तला दी कि यार हमारे हॉस्टल में एक बंदे ने दूसरे को कत्ल किया है और शोर की कोई आवाज़, और लोग कह रहे हैं कि यार इस तरह की कोई शोर की आवाज़ हमने नहीं सुनी है कि यार एक दूसरे के साथ कोई मुमारी कर रहा है या गोलगप्पा कर रहा है। बस कमरे के अंदर जो भी हुआ हो तो दोनों के दरमियान हुआ है। सर ये बताएं, आपने कहा कि जो मकतूल है उसका नाम जवाद है, जवाद करक का रहने वाला था, तो उसके वालिदैन को आया पुलिस ने इत्तला दी क्या? उसका भी ज़रा बता दें। बिल्कुल, उसके वालिदैन को मैंने बज़ाते ख़ुद इत्तला दी और उसके साथ बात की तो वो बेचारे उधर से होके आए। उससे हमने फिर रिपोर्ट ले ली और बाकायदा FIR चेक की। मुलज़िम को जो है 2 दिन तक हमने उसका रिमांड हासिल किया और अभी जेल में जमा किए। जी, प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए आज हम बात करेंगे कोयटा में पेश आने वाले उस वाक़े की जो गुज़िश्ता साल एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को अगवा किया गया हरनाई के इलाके शाबान के पिकनिक पॉइंट से। इसमें मजमूई तौर पर 10 अफराद को अगवा किया गया था, जिनमें से 3 को बाज़ छोड़ दिया, लेकिन 7 अफराद अभी भी अगवाकारों की तहवील में है। इस हवाले से फ़ैमिली को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक ही ख़ानदान के 5 लोग हैं, जिसमें 3 सगे भाई शामिल हैं। आज हम बात करेंगे उस फैमिली से जो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतहाई कर्ब से गुजर रही है। उनका कहना है कि पुलिस और हुकूमत की जानिब से उन्हें दावा किया गया था कि जल्द उनके बच्चों को बाज़ियाब करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से सख्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शान रज़ा के घर पर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक़या पेश आया उस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं और उन्हें कब इत्तला मिली कि इस तरह उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया। जी शान रज़ा साहब, आप बताएं कि इस वाक़े के हवाले से एक वाक़या कब पेश आया, आपको कैसे पता लगा और फर्दर आपने इसके बाद क्या कार्रवाई की? अस्सलाम वालेकुम, मैं शान रज़ा बोल रहा हूँ। बच्चों पिकनिक मनाने पिकनिक पॉइंट शाबान की तरफ गए थे। हालांकि वो कह रहे थे हमने पीर गैब जाना है, तो मैंने उनको मना किया, नहीं उधर नहीं जाना, उधर मारते भी हैं और झील भी डुबो देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हन्ने तक हो के आ जाएंगे। वो इधर से निकले और बच्चे थे, जवान थे, मोटरसाइकिलों पे आगे शाबान की तरफ निकल गए। तो हमें नहीं पता चला, रात हो गई। उन्होंने बोला हम शाम तक आ जाएंगे। रात हुई 8 बजे 9 बजे। मैं तो बच्चों को बाहर नहीं छोड़ता 8 बजे के बाद। टाइम गुज़र गया, 12 बज गए। मुझे परेशानी हुई। मैंने इधर उधर दोस्तों से पता कराया तो कोई दोस्त पुलिस में बड़ा आदमी था, उसने पता कराया। उसने बोला वो रास्ता बंद है, आगे कोई गाड़ी कल्टी हुई है, उसकी वजह से रास्ते दोनों तरफ ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो
मैं चुप करके बैठ गया। सुबह 10 बजे रात हमने आंखों में काटी। सुबह 10-11 बजे मैंने फिर उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन कराया। उसने बोला रास्ता खुल गया है, एक एक गाड़ी करके आ रही है। मैं फिर मुतमईन होके बैठ गया तो काम करता रहा। तकरीबन 4 बजे सोशल मीडिया पे किसी तंजीम का लिटरेचर आया कि शाबान से हमने बंदे उठा लिए। हमें परेशानी हुई, हमने इधर उधर पता कराया। उन्होंने बोला हाँ भाई उनको उठा के ले गए। हुकूमत से दूसरे अदारों से राह खुदा अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए। हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है। आज तक हम अपने कामों पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। एक भाई मेरा रिटायर है, मास्टर रिटायर है, उसका बेटा है। अब उसकी भी नौकरी को ख़तरा है कि वो भी शायद उसको और तनख्वाह ना दें, फारिग कर दें। हम मज़ीद मुश्किलात में गिर रहे हैं। आपसे और इंसानी हकूक़ अलंबरदारों से अपील करते हैं कि हमारी खुदारा मदद की जाए। अगर आप चाहें तो हम आपके सामने कुरान भी ले आते हैं, जो भी है हमारी मदद करे और हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। शाबान से अगवा होने वाले 7 अफराद में से एक 24 साला नौजवान मोहम्मद अली भी था, जो 8 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक लापता है। वो हाल ही में BS करके फ़ारिग हुआ था और नौकरी की तलाश में सरगर्दा था। उस वक्त उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद उन पर अब तक क्या बीत रही है। जी बताइएगा कि वाक़े के हवाले से क्या सूरत हाल थी। और आपने कि बच्चा मेरा मोहम्मद अली की वालदा बात कर रही हूँ, ये मोहम्मद अली मेरा बेटा, तो ये तक ईद के दूसरे दिन, मतलब बकरा ईद के दूसरे दिन घर से गए हैं शबान के लिए। सामान वारा मुझसे लिया जी, 2-3 दिन में वापस आएगा। मैंने भी कहा चलो अल्लाह हाफिज़। तीसरे दिन हमें पता चला कि जो बच्चे जो उनके साथ थे वो वापस, उन्होंने कहा आंटी ये मसला हो गया, वो BLA वाले ले गए। बस फिर क्या था, आपको पता है एक माँ के दिल पे क्या गुजर सकती है। उससे अब तक आला हुकाम से भी राब्ते हुए, बस उम्मीद ही दिलाई है कि हम कोशिश करें, आप दुआ करें। और दिल में हमारे क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो माँ जो हूँ, इतना अरसा पढ़ाया लिखाया, अब चूँकि वो बाजू बनना था बाप का, तो ये हादसा हो गया। इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि अल्लाह हम पे करम करेगा। हमारे जो आला हुकाम है वो कुछ नज़रसानी करें। हमारे मामलात उनके सामने हैं, अल्लाह के सामने भी हैं। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये बच्चे हम तक आएँ। और माँ क्या कह सकती है, उनकी भी माएँ होंगी जो लेके गए हैं। अल्लाह उनकी माँओं को भी सलामत रखे। दुआ तो मेरी यही, औलाद सबकी एक जैसी होती है। जी बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल अगर देखी जाए तो बलूचिस्तान का तकरीबन 80% हिस्सा B एरिया कहलाता है, जो लेवीज़ के ज़ेर इंतज़ाम है। इस हवाले से हुकूमत का मुख्तलिफ़ अदवार में इसको एरिया में कन्वर्जन के हवाले से मामला चलते रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानते हैं तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदरिन से कि वो इस पर क्या कहते हैं कि B और A एरिया की जो तफरीक है उसको कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गवर्नमेंट की इस पर स्ट्रैटेजी क्या है। जी शाह साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से। सलमान, जो आपने बात की लेवीज़ के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम ये क्लेम करें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बहुत आइडियल है तो ये गलत होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के लिए, लेकिन इस चैलेंज को निमटने के लिए माजी की जो भी हुकूमतें रहीं 2 दहाई तक यहाँ पर हमने एक सूरत हाल को देखा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ना तो काउंटर टेररिज्म पर काम किया, ना काउंटर नैरेटिव पर काम किया, ना काउंटर इंसर्जेंसी पर काम किया, जिसके नतीजे में आज उन तमाम अनासर जो कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में बड़ा जानी नुकसान रियासत को, आम शहरियों को दे चुके हैं।
मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में जब कायम हुई तो पहली मरतबा प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और उसकी तरतीब देने में कुछ वक्त लगा। उस पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज़ अक्टूबर से हुआ। जिस सूबे में 20 साल अगर जिन चीज़ों पर काम ना हुआ हो, 20 साल बाद आपने काम की इब्तदा की हो चंद महीनों पहले, तो अगर हम ये समझें कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो मुमकिन नहीं है। सूरत हाल अगर देखी जाए तो शाबान वाक़या आज से 10 माह कबल पेश आया। जून में 7 लोगों को अगवा किया गया, अभी तक वो बाज़ियाब नहीं हो सके। इस पर हम सूबाई हुकूमत के तर्जुमान से बात करेंगे कि इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची और अब इसमें अपडेट क्या है। सलमान, अगेन एक अफसोसनाक वाक़या था जिसमें मासूम इंसानी लोगों को अगवा किया गया और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कुछ तरीक़ाकार होते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जब तक उनकी कोई और सॉरी टू से कहना पड़ता है डेथ सर्टिफाइड नहीं होती, उस वक्त तक वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अलाइव है और गवर्नमेंट इसके लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट्स भी कर रही है। कुछ माह कबल आपको याद होगा वहाँ से कुछ इंसानी अज़ा भी मिले थे, उनको भी लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन जब तक कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो जाती या वो बाजियाब नहीं हो जाते तो ये एक जिसे कहते हैं केस है जो पेंडिंग है। सर, हुकूमत की तहकीकाती इदारों की क्या अब तक की रिपोर्ट है? उन्होंने इस पर कुछ तफ्तीश, कोई चीज़ें बढ़ाई होंगी आगे तक? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस वक्त मीडिया पर लाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो पेशरफ्त उस हवाले से है वो मैंने आपको आगाह कर दिया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोग्रेस है वो मैं इस वक्त शेयर नहीं कर सकता।